अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया, नाश्ता नहीं किया क्या? अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन वालों बेटा आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन वालों वालेकुम अस्सलाम। चलिए सर, कहानी शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बताऊं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा है, ठीक है। मैं सीए फाइनलिस्ट हूं और एसीसीए भी फाइनलिस्ट हूं। एआरटीटी के साथ मैं पिछले 5 साल से एसोसिएटेड हूँ। पिछले 5 साल से अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग, इन 3 सब्जेक्ट्स में मैं एसोसिएटेड हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ साथ में। इसके अलावा सर अगर टीचिंग की मैं बात करूँ तो मैं सन 2010 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था और उसके बाद से कंटिन्यूसली कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट्स में और फिर एआरटीटी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता रहा हूँ। प्रोफेशनल करियर की बात करूं तो सर मैं क्रिस्टन हैदर भीमजी के साथ एसोसिएटेड हूँ एज ए सीनियर ऑडिटर। सही 3 साल मुझे वहाँ पे भी हो चुके हैं। मेरी आर्टिकलशिप, जो आप लोगों को पता है, 3 साल मेरी आर्टिकलशिप को भी हो चुके हैं। इंशाल्लाह जनवरी में मेरी आर्टिकल्स भी कंप्लीट हो रही है। और मल्टीपल टाइप की कंपनीज़ का, शुगर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, मल्टीपल किस्म की इंडस्ट्रीज़ के ऑडिट में मैं एसोसिएटेड रहा हूँ। इसके अलावा सर मैं ओमान भी जा चुका हूँ एक मरतबा, 6 महीने के लिए ओमान भी गुजार के आया हूँ। वहाँ का भी मैंने बिज़नेस इन्वायरमेंट देखा। तो अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा टाइम गुजरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे पहली चीज़, तो सबसे पहली चीज़ आप लोग ये बताइए, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं, इंटरमीडिएट में या ओए लेवल्स में, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी? बाकी सारे इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड हैं? सही। अच्छा देखो, जब हम लोगों की क्लासेस जैसे आगे आगे बढ़ेंगी तो मुझे मसला इंजीनियरिंग और मेडिकल के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बिल्कुल भी नहीं होगा। सही क्यों? क्योंकि उनके लिए हर चीज़ नहीं है। उनको मैं जैसा पढ़ाऊंगा उनको वही समझ में आएगा। मसला सारा होगा मुझे कॉमर्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा फ़ौरन से आवाज़ आएगी कि सर हमने तो इंटरमीडिएट में इस तरीके से पढ़ा था। थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आवाज़ आएगी सर हमने ओए लेवल्स के टीचर ने ऐसा पढ़ाया था। आप लोग जो पढ़ के आए हो बिल्कुल सही पढ़ के आए हो, गलती कोई नहीं थी उसमें। बस डिफरेंस क्या था सर, वहाँ की मैग्नीट्यूड ऑफ स्टडी और यहाँ की मैग्नीट्यूड ऑफ स्टडी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो आप फॉर एग्जाम्पल अगर कॉमर्स की बात करें, आप लोग जो 1 साल के कोर्स में जो पढ़ोगे वो हमारा मैक्सिमम 1 महीने का कोर्स होगा। सही। और हमें टोटल कोर्स कंप्लीट करना है 3 महीने के अंदर, क्योंकि आप लोग इंशाल्लाह, मैं आई गेस फरवरी के लिए मुझे बताया गया, आप लोग फरवरी के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो सर कॉमर्स वालों से बस मेरी गुजारिश है कि ऐसा समझ के पढ़ो जैसे आप भी पहली मरतबा पढ़ लो। कहीं कहीं पे हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शन भी हो कि सर हमने ऐसा पढ़ा था, आप ऐसा पढ़ा रहे हैं। मैं जो भी कुछ इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ाऊंगा सबकी लॉजिक बताऊंगा कि वहाँ पे क्यों ऐसा पढ़ा था और यहाँ पे क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं। सही, वहाँ पे आपने जर्नल जर्नल अलग तरीके से बनाया था, यहाँ थोड़ा सा अलग बनेगा। वहाँ पे डेबिट क्रेडिट के रूल थोड़े अलग तरीके से देखे थे, यहाँ थोड़े अलग तरीके से देखेंगे। कहानी सारी सही है, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर पहले हम लोग कॉमर्स और इंटरमीडिएट और ओए लेवल्स के हिसाब से पढ़ लेते, अब हम लोग सीए के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, कितने लोग शुरू से सोच के बैठे थे, यानी इंटरमीडिएट लाइफ से सोच के बैठे थे कि मैंने सीए में आना है? 1 2 3 4 5 6 7। बाकी सारे ऐसे हैं कि चलो यार एक ये भी फील्ड है, ये भी घूम के आ जाते हैं। मैं भी ऐसा ही था, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, मैंने नेस्ट में एडमिशन लिया था। नेस्ट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मेरे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था। दोस्त के साथ मैं निकला था, उसको सीए में एडमिशन लेना था और दोस्त के साथ मैं भी यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो मसला कोई नहीं, आप पहले से सोच के बैठे हो, अभी अभी आपने सोचा सीए करने का, सबका आराम से होगा, ठीक है। आप लोग इंशाल्लाह थोड़ा आगे बढ़ोगे, हमारे बाकी टीचर से ही मिलोगे। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, बाकी टीचर्स हैं हमारे पास जो क्वालिफाइड भी हैं। जैसे इंशाल्लाह आगे कैफ में आओगे आप, सर हसीब से मिलोगे। सर 3 गोल्ड मेडल मारे माशाल्लाह से उन्होंने, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। फिर उसके बाद आप सर हसनैन से मिलोगे, यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पाकिस्तान, 21 की एज में क्वालिफाई हुए माशाल्लाह से। वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, और इत्तेफाक से वो मेरे स्टूडेंट भी रहे, तो मैंने उनको पढ़ाया, मुझे पता है वो कैसे हैं पढ़ने में। कोई ऐसा नहीं था कि सर बहुत कोई नेक्स्ट लेवल पढ़ते हो कि पहली मरतबा पढ़ा सब समझ में आ गया, नहीं। सर रात रात भर हम लोग यहीं पे बैठ के पढ़ा करते थे, मेरे साथ ही बैठ के वो पढ़ते थे, सर ये बता दें, सर ये बता दें। सर तो नहीं, खैर हुज़ैफ़ा भाई बोला करते थे वो मुझे। सही। तो ये मत सोचना कि सर मैं इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का हूँ या मुझे अपना नंबर्स में मसला होता है या समझने में देर आती है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मेजॉरिटी टीचर्स ऐसे ही हैं जिनको समझने में बहुत टाइम लगता था, जिनको पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो सीए सिर्फ 2 चीज़ आपसे मांगेगा, पहली चीज़ मेहनत, दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट मेहनत करोगे इंशाल्लाह आराम से सारे के सारे क्वालिफाई करोगे, ठीक है। अच्छा ऑनलाइन वालों, आप लोगों का या आप लोगों का मेरे बारे में कोई सवाल, कोई चीज़ जो आपको पूछनी हो? शुरू करें, हम कहानी शुरू करें पढ़ने की अपनी, सही है। अच्छा सर,
अकाउंटिंग के बारे में, अच्छा मैं अगेन कॉमर्स वालों से मेरी गुजारिश है, आज के लिए आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, कुछ जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आज जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा सब आपको पता है, सब आपको आती हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इंजीनियरिंग वालों से और मेडिकल वालों से थोड़ा सा सवाल जवाब हो जाए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग वालों, मेडिकल वालों, मुझे ज़रा बताओ अकाउंटिंग के बारे में क्या जानते हो, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। जो जैसा आता है, मुझे पता है कि सब पहली मरतबा सुन रहे हो ये वर्ड, जैसा समझ में आ रहा है, जो जहन में आ रहा है मुझे समझाओ। तो क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए होगे। अकाउंटिंग का एटलीस्ट उर्दू में ट्रांसलेशन तो करके देखी होगी। हिसाब किताब, बहुत अच्छे, यही है अकाउंटिंग। सर चैप्टर नंबर 1 हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर व्हाट इज अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग का दूसरा नाम आप याद रखेंगे अपने लिए, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। जैसा हमारे भाई ने जवाब दिया, अकाउंटिंग क्या है, हिसाब किताब, उर्दू ज़बान में बिल्कुल सही जवाब है। सर अगर इंग्लिश में आपसे सवाल पूछूं, अ मेथड या प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग। सर ये वाला वर्ड आपके लिए पहली मर्तबा आ रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, समराइज करना और प्रेजेंट करना। ये तीन चीज़ें आपने आज से सीखना शुरू करनी है। जब तक सीए क्वालिफाई करोगे तब तक ये तीन चीज़ें सीखते रहोगे, सही। पहले छोटी सी होंगी, फिर आगे आगे चीज़ें बढ़ेंगी, फिर और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। अकाउंटिंग आपने टोटल मिला के पूरी सीए की जर्नी में 5 मरतबा पढ़नी है, 5 कोर्सेज हैं टोटल मिला के अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक। तो एंड तक ये तीन चीज़ें आप करते रहोगे, रिकॉर्ड करना, समराइज करना और प्रेजेंट करना, ठीक है। तो सर थोड़ी सी मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं ये हमारे पास भाई थे, इनको हमने बोला इन्वेस्टर, सही। इनका इरादा था कि मैं एक बिज़नेस शुरू करूंगा, सही। बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए, सही। इनके पास मौजूद थे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये से क्या ही बिज़नेस हो। तो क्या किया सर, ये एक बिल्डिंग के पास गए, इस बिल्डिंग को मैंने नाम दिया बैंक, सही। इस बिल्डिंग को अकाउंटिंग की ज़बान में मैं बोलता हूँ लेंडर। लेंडर कौन, पैसे देने वाला, सही। पैसा ये भी लेके आ रहे हैं 10,000 रुपये। कुछ पैसा इन्होंने लिया अपने बैंक के पास से जाके कि भाई मैं बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा पैसा दीजिए, मुझे बिज़नेस शुरू करना है। इन्होंने लेट से अज्यूम करते हैं 90,000 रुपीज़ पे किया हमें, सही। मुझे ये बता सकते हो भाई साहब के पास टोटल मिला के पैसा कितना है, 1 लाख रुपीज़ का पैसा जमा हुआ। तो इन्होंने एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन। सर इन्होंने एक इक्वेशन बनाई, इन्होंने बोला मेरे पास टोटल मिला के कितने रुपए, 1 लाख रुपए हैं। इस 1 लाख के मेरे पास 2 टुकड़े हैं। 10,000 रुपये कौन से वाले, जो मैं अपनी जेब से लेके आया था, ठीक है, और 90,000 रुपये कौन से, जो बैंक के पास से मांग के लाया था, सही। इस इक्वेशन को इन्होंने नाम क्या दिया सर, इन्होंने बोला मेरे पास मौजूद हैं 1 लाख रुपए के एसेट्स। क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में समझते हैं। सर इस 1 लाख रुपए के एसेट्स में 10,000 रुपये का पोर्शन है किसका, कैपिटल का, सही। और 90,000 रुपये का पोर्शन है किसका, लायबिलिटीज का। सर उर्दू ज़बान में ट्रांसलेशन तो सबको आती है, एसेट्स हमारे असासाजात, लायबिलिटीज सर हमारे उधार, और कैपिटल सरमाया घर का है। कैपिटल की डेफिनेशन किसी को उर्दू में नहीं पता होती। तो सर बिजनेस क्या है, बेसिकली बिजनेस 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पहली चीज़ कहलाती है एसेट, दूसरी चीज़ कहलाती है लायबिलिटी, तीसरी चीज़ कहलाती है कैपिटल। और सर इस इक्वेशन के ऊपर, कहाँ गया, इस इक्वेशन के ऊपर आपकी पूरी अकाउंटिंग बनी हुई है। आज से लेके सीए क्वालिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह अगर आगे भी कभी जाके आप कोई फील्ड पढ़ते हो, अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ोगे। पूरी अकाउंटिंग इस इक्वेशन के ऊपर क्रिएट की गई है कि एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ठीक है। सर एसेट क्या होते हैं, पहला सवाल,
मुझे डेफिनेशंस नहीं चाहिए, मुझे उर्दू में जवाब दे दो एसिड्स आपके हिसाब से क्या होते हैं। डेफिनेशन मैं सारी पढ़ाऊंगा। असासजात प्रॉपर्टी, सर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको बेनिफिट हो, ये बोलना सही है। एसिड्स क्या है सर? कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको कुछ बेनिफिट रिसीव हो। फॉर एग्जाम्पल सर ये मेरे पास टैबलेट है, टैबलेट से क्या बेनिफिट रिसीव हो रहा है सर? पहली चीज़ मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, दूसरी चीज़ सर लेजर टाइम में बैठ के मैं इसके ऊपर अपना फेसबुक वगैरह चला लेता हूँ। सिमिलरली कपड़े जो मैं पहना हूँ ये मेरे लिए एसिड्स है ना, कि सर इसको पहन के मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। सिमिलरली टेबल सर का क्या बेनिफिट है? मैं यहाँ इसके ऊपर बैठ के आपको कंफर्टेबली पढ़ा रहा हूँ, सही। तो एसिड क्या है सर? हर वो चीज़ जिससे आप कोई बेनिफिट जनरेट करो, सही। तो इसकी एक डेफिनेशन बनाई गई। डेफिनेशन जितनी भी मैं लिखूंगा ना बेटा, ये सारी डेफिनेशन आपने अपने पास लिखनी है, क्योंकि आपका पेपर है एमसीक्यूज बेस्ड। एमसीक्यूज बेस्ड का सबसे बड़ा मसला क्या है? कुछ भी पूछ सकता है। क्यों? उसके पास बहुत बड़ा ग्राउंड है। 50 एमसीक्यूज का पेपर अगर आएगा तो 50 जगहों से वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। जब थ्योरेटिकल पेपर जब हुआ करता था, यानी जब प्रॉपर क्वेश्चन जब सॉल्व करने होते थे, तब हमें फ़ायदा क्या था? हमें पता था कि सर 10 नंबर का ये सवाल, 12 नंबर का ये सवाल, 15 नंबर का ये सवाल। टॉपिक्स डिज़ाइन हुए हुए थे, हमें पता था यहीं से आना था। अकाउंटिंग में जब से ये कहानी शुरू हुई कि इन्होंने क्या कहते हैं एमसीक्यूज बेस्ड पेपर कर दिया, अब मसला क्या है सर? वो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, कोई भी डेफिनेशन। बल्कि अभी जो लास्ट अटैम्प्ट जो गुजरी हमारी 2 महीने पहले वाली अगस्त की, तो उसका हमने जब वो लिया क्या कहते हैं फीडबैक लिया, तो सर 80% क्वेश्चन थ्योरी के आए थे। 80% क्वेश्चन सिर्फ थ्योरेटिकल, कि इसकी डेफिनेशन बता दो, ये कॉन्सेप्ट बता दो, इसका मतलब बता दो, इसके मीनिंग बता दो, यही चल रहा था पूरे पेपर में, ठीक है। तो जो ये सोच के बैठा है ना कि सिर्फ नंबर्स मेरे अच्छे हैं, मैं अकाउंटिंग आराम से कर लूँगा, सिर्फ नंबर से काम नहीं होगा आपका, थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सर एसिड्स की डेफिनेशन मैं एक लिखता हूँ, अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एंटिटी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस। सर जितने भी पॉसिबल नाम है तीनों लिख दिए मैंने, सही। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस फ्रॉम विच, जी बेटा आ जाओ आ जाओ, इकोनॉमिक बेनिफिट आर expected to flow into the entity। अगेन जब भी एंटिटी का वर्ड यूज करूंगा दैट मीन्स मैं साथ में बोलना चाह रहा हूं एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस। मुझे बताइए डेफिनेशन समझ में आती है? नहीं बेटा एमसीक्यूज बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। ये चीज़ आप लोगों को बताई गई थी ना ओरिएंटेशन वगैरह के टाइम पे, कि पूरा पेपर आप एमसीक्यूज बेस्ड पे दोगे। तो ये कंप्यूटर होगा, सामने एमसीक्यूज आ रहा होगा, 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने, उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। कर लिया? कॉपी कर लिया? हाँ भाई कॉपी कर लिया? अच्छा जी, पहला सवाल, डेफिनेशन समझ में आई? क्या समझ में आया? वो तो एसिड के यूज़ की कहानी हो गई, हम तो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। देखो याद रखना, एक सबको ये बात पता होगी, आप सब लोग मेजॉरिटी मेरे ख्याल में आप लोग में से मुस्लिम होंगे, सबको पता है कि झूठा जन्नत में नहीं जाता, है ना। तो कभी भी क्लास में कोई चीज़ समझ ना आए तो ये मत बोल देना कि यस सर समझ में आ गया, क्योंकि बाकी सब बोल रहे हैं, ठीक है। सोचो जन्नत जहन्नुम में जा रहा हूँ सिर्फ इस वजह से क्लास में बोला था यस सर समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे बैठ के आपने सवाल पूछने के लिए ना पैसे दिए मुझे नहीं, यानी ARTT को दिए, ARTT मुझे बाद में दे देगा, सही। तो सवाल पूछने के लिए ही पैसे दिए, जितने सवाल पूछोगे मैं उतनी मरतबा जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कभी भी कि यार बहुत बेसिक सी चीज़ पूछ रहा हूँ, बाकी में से कोई भी नहीं पूछ रहा। बाकी नहीं पूछ रहा, आप पूछ लो, कोई मसला नहीं, हो सकता है बाकी भी इसी आश्रय में बैठे हो कि शायद कोई और पूछ ले, ठीक है।
तो सवाल जैसे पूछना हो, जिस वक्त पूछना हो, मुझसे पूछना, मसला नहीं है, ठीक है। आओ सर अब एसिड को, सॉरी डेफिनेशन को ज़रा हम ढूंढना पढ़ना शुरू करें। पहला वर्ड प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब सर हमारे पास अभी हाथ में मौजूद हो, सही, पास्ट में ना हो या फ्यूचर में आने वाली ना हो, हमारे पास अभी मौजूद हो, तब वो एसिड की डेफिनेशन में फॉल करना शुरू करेगा, सही। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज बैठे बोल रहा हूँ कि भाई मैं 10 साल के बाद या चलो 1 साल के बाद गाड़ी खरीदूंगा, तो क्या गाड़ी मेरे लिए एसिड हो गई? नहीं सर, मैं अगर आज बोलूँ कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली है, ये गाड़ी मेरे पास है, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ सर अब ये एसिड की डेफिनेशन में फॉल कर रही है। तो पहली चीज़ एसिड होने के लिए क्या ज़रूरी है? वो आपके पास प्रेजेंट में मौजूद हो। फिर उसके बाद सर वर्ड यूज़ किया गया इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? रिसोर्स का मतलब तो आपको पता है, कोई भी चीज़, सही। इकोनॉमिक का वर्ड क्यों यूज़ किया गया? सर इकोनॉमिक का वर्ड दो वजह से यूज़ किया गया कि आपके पास एसेट हो सकता है मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी। इन दोनों का डिफरेंस पता है किसी को? सर मॉनेटरी मतलब कैश, नॉन मॉनेटरी मतलब नॉन कैश। क्या मतलब सर? जैसे मेरे वॉलेट में अभी 500 रुपये पड़े हुए, ये मेरे लिए एक मॉनेटरी एसेट है, सही। मैं हाथ में घड़ी पहना हुआ हूँ, ये मेरे लिए एक नॉन मॉनेटरी एसेट है, ठीक है। तो एसेट कैन बी अ मॉनेटरी आइटम, यानी जो पैसों में मौजूद है मेरे पास, कैश करेंसी सूरत में मौजूद हो, या एसेट कैन बी अ नॉन मॉनेटरी आइटम, यानी अदर देन कैश, जो भी सूरत हाल में मौजूद हो, ठीक है। तो सर एसेट क्या है? अब इकोनॉमिक रिसोर्स, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, पहली चीज़ ओन्ड हो या कंट्रोल हम करते हो, या तो हम ओन करते हो या हम कंट्रोल करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो बिल्डिंग है हमारे पास, जिसमें हम लोग बैठे क्लास ले रहे हैं, इसकी जो मेजनाइन फ्लोर है, इसके ऊपर एक इंस्टीट्यूट, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन खुली हुई है आर्थर लॉरेंस के नाम से, यानी किसी और ने वो रेंट पे लिया हुआ है। सर पूरी बिल्डिंग हमारे पास रेंट पे है, लेकिन सिर्फ एक वो वाला फ्लोर जो है, मेजनाइन फ्लोर, जो आप ऊपर चढ़ते ही सामने एक दरवाजा नजर आता है ना लकड़ी का, वो है आर्थर लॉरेंस के पास। सर क्या आर्थर लॉरेंस के पास जो फ्लोर है मैं उसको अपना एसेट बोलूंगा? क्यों सर? क्योंकि सिर्फ उस पोर्शन को मैं कंट्रोल नहीं करता, सही है। हालांकि मैं बिल्डिंग ओन करता हूं, सही। एआरटीटी अज्यूम कर रहे हैं हम अभी के लिए कि एआरटीटी इस बिल्डिंग को ओन करता है, लेकिन सर वो वाला जो फ्लोर है जो हमने आर्थर लॉरेंस को रेंट पे दिया हुआ है, उसको हम क्या नहीं कर पा रहे, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आर्थर लॉरेंस वाले। तो सर पूरी बिल्डिंग के 3 फ्लोर मैं बोलूंगा कि भाई मेरी ओनरशिप में, मेरे लिए एसेट है, सिर्फ एक वो वाला फ्लोर मेरे लिए एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या ये चीज़ समझ में आती है? अगला वर्ड बाय दी एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। सर जो भी एआरटीटी की फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसको आप एंटिटी भी बोल सकते हो, इसको आप ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, इसको आप बिजनेस भी बोल सकते हो, सही। फिर उसके बाद अगेन फ्रॉम विच, अगेन वर्ड कौन सा यूज किया? इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक का मतलब, बहुत अच्छे सर, जोर से बोलिए, मॉनेटरी। जब भी वर्ड आपके पास पूरी जिंदगी में, जब भी आपके पास इकोनॉमिक का वर्ड नजर आए, दैट मीन्स सर बात हो रही है मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए, सही। तो सर एक ऐसा एसेट जो आपके पास, पूरी डेफिनेशन दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं, एक ऐसा एसेट जो आपके पास प्रेजेंट में मौजूद हो, वो एसेट एक इकोनॉमिक रिसोर्स होगी, यानी कैश भी हो सकती है, अदर देन कैश भी हो सकती है। वो रिसोर्स आप ओन भी कर रहे होगे और कंट्रोल भी कर रहे होगे। अच्छा सर यहाँ पे वर्ड मैंने लगाया है स्लैश का। स्लैश का मतलब और होता है, एंड होता है। और का मतलब या तो मैं ओन कर रहा हूँ या मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ओनरशिप मेरे पास ना हो। जैसे वो वाली जो फ्लोर है, मेजनाइन फ्लोर, जो आर्थर लॉरेंस के पास है, ओनरशिप नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास क्या है? कंट्रोल है, सही है। तो ओनरशिप और कंट्रोल दो अलग अलग चीज़ें। तो सर एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो मैं कंट्रोल करता हूँ या ओन करता हूँ, फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो इन टू दी एंटिटी। क्या मतलब हुआ इसका? जिससे, शाबाश, जिससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट रिसीव हो रहा हो। जिसकी मैंने क्या एग्जांपल दी? जैसे मेरे पास टैबलेट की एग्जांपल दी कि सर मैं इसके थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है? सर मैं कमा पा रहा हूँ इससे, सही। सिमिलरली टेबल, इसका मुझे, अच्छा मुझे ये बताओ, टेबल पे बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए ये बेनिफिट मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी, सही। मैं टैबलेट यूज़ करके आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। सर मॉनेटरी में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वो कैश जो मुझे एआरटीटी देगा, सही। इसके अलावा हर चीज़ क्या कहलाएगी हमारे लिए? नॉन मॉनेटरी। मुझे बताओ क्या ये एसिड की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आती है? पक्का?
सर दूसरा वर्ड हमने कौन सा पढ़ा था? लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी क्या होता है? उर्दू जबान में हमने क्या सीखा था लायबिलिटी को? कर्जा, उधार जो हमें किसी और को पे करना, ऑब्लिगेशन टू पे। बहुत अच्छा बेटा। अच्छा यार, ऑनलाइन वालों से मेरी एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ना अपने नाम जो हैंडल रखे हुए ना अपने जूम के, वो बराए मेहरबानी अपने ओरिजिनल नाम रख लो। अब ये प्रीति कौन है, लड़का है या लड़की है, कुछ मैं बोल नहीं पा रहा इस पर। ठीक है, तो बराए मेहरबानी नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह आप लोग अपने एटलीस्ट नाम प्रॉपर रख लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो सर अब लाइबिलिटी की डेफिनेशन अगर पढ़ना शुरू करें। सर मुझे ये बताइए, एसेट समझ में आया? एसेट हमारे लिए बेनिफिट था जो हमें रिसीव होना था, सही है। लाइबिलिटी बिल्कुल इसका उल्टा, ऐसा बेनिफिट जो मुझे किसी और को पे करना हो, सही। तो अगर इनकी डेफिनेशन में बनाना शुरू करूं, सबसे पहली चीज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे इकोनॉमिक रिसोर्स as a result of past event। ठीक है भाई, प्रेजेंट एन ऑब्लिगेशन टू पे इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अच्छा, पहला चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ नहीं किया, दैट वाज प्रेजेंट। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट का वर्ड यूज़ नहीं किया, क्यों? नहीं तो मतलब है तो मेरे पास ना, प्रेजेंट का मतलब अभी मेरे पास मौजूद है। हाँ, तो पास्ट से हम प्रेजेंट में आ गए ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लेट से आपने ARTT को फीस दी, ARTT के लिए आपकी फ़ीस क्या होगी? एक लाइबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि उसने आपको ARTT फीस के अगेंस्ट पढ़ाना है, तो जब तक वो पढ़ा पूरा नहीं देता तब तक वो फीस उसके लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है। ठीक, तो फीस तो आपने लेट से आज्यूम करते हैं आज की तारीख में पे करी, हम पहुंचे महीने के आखिर में अकाउंटिंग करने अपने लिए, तो लाइबिलिटी तो वो अभी भी मौजूद है ना। वो लाइबिलिटी जो क्रिएट कब हुई थी? 3 अक्टूबर को, 3 ही है ना आज, सॉरी 5 अक्टूबर को जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी वो 31 अक्टूबर को भी मौजूद होगी, तो प्रेजेंट में तो पहुंच गई ना लाइबिलिटी। तो सर मैंने यहाँ पे प्रेजेंट का वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया? बहुत अच्छे सर, कोई फ्यूचर की भी लाइबिलिटीज़ हमारे पास हो सकती हैं कि सर एक बंदे से मैंने एग्रीमेंट किया, मैं आपको 5 साल के बाद 1 लाख रुपए दूंगा, सही। हालांकि अभी मैंने उससे कोई चीज़ नहीं ली, मैंने उससे कोई बेनिफिट अभी तक मैंने नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको 1 लाख रुपए मैं फ्यूचर में दूंगा, सही। तो लायबिलिटी आपके लिए एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकती है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब अभी के अभी पे करनी है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन मतलब कुछ टाइम के बाद आपको ले आके पे करनी है, ठीक है। तो एन ऑब्लिगेशन टू पे इकोनॉमिक रिसोर्स, अगेन इकोनॉमिक रिसोर्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, बहुत अच्छे। तो सर ज़रूरी नहीं है कि आप लाइबिलिटी यानी उधार के लिए आप हमेशा कैश पे करो, आप नॉन कैश आइटम्स भी पे कर सकते हो, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, सही है। टू पे एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कि सर पास्ट इवेंट की वजह से कोई भी ऐसा इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई है। मुझे बताइए ये डेफिनेशन समझ में आती है? नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने किसी से प्रोडक्ट कोई ख़रीदा, कोई गुड्स खरीदे, मेरे पास कैश नहीं, मैंने बोला यार एक काम करो मेरे लिए मेरी तरफ से मोबाइल रख लो। नॉर्मली जो मोबाइल में की ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, नॉर्मली लड़कों को ये चीज़ पता होगी कि मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हैं तो कैश के साथ साथ बोलते हैं यार ये मोबाइल और ये कैश ले लो, इसकी जगह ये नया वाला मोबाइल दे दो, सही। तो आप कैश भी पे कर रहे हो, अदर देन कैश भी पे कर रहे हो, मैं यानी मॉनेटरी भी पे कर रहे हो और नॉन मॉनेटरी भी पे कर रहे हो, सही है। समझ में आती है चीज़? आगे बढ़े यहाँ से। सर तीसरा वर्ड क्या पढ़ा था हमने? कैपिटल। अच्छा, इसकी डेफिनेशन बड़ी अजीब सी है और इसकी अकाउंटिंग भी बड़ी अजीब सी है। कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती थी? यार एक मिनट भूल गया मैं। नेट रेजिडुअल इंटरेस्ट इन दी एंटिटी। अरे यार
भाई राइटिंग वगैरह को थोड़ा सा आप लोग फॉरगो करना, मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है। मज़ेदार बात ये, राइटिंग के कोई मार्क्स वगैरह कुछ नहीं है, जैसी राइटिंग करो पेपर में कोई मसला नहीं होता। हमारे एक सर हैं माशाल्लाह से, सर आकाश, इंशाल्लाह फ्यूचर में आप उनसे आगे पढ़ोगे। उनकी राइटिंग ऐसी है कि मैं उनसे 3 साल 5 साल के साथ उनके साथ काम कर रहा हूँ, आज तक मुझे उनकी राइटिंग ढंग से समझ नहीं आती। सही, वो क्लास में भी पढ़ाते ना, उनकी राइटिंग ऐसी ऐसी करके यूँ टेढ़ी टेढ़ी करके यूँ लिखी होती है, क्वालिफाई वो भी होगा। सही, मतलब राइटिंग नहीं चाहिए आपको पेपर पास करने के लिए, जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी उर्दू लिख लो, इंग्लिश लिख लो, बस लिख देना कुछ ना कुछ। अच्छा जी सर, नेट रेजिडुअल इंटरेस्ट इन दी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा वर्ड क्या लिख रहे थे हम? बिजनेस। अच्छा सर, बिजनेस, ओ सॉरी, कैपिटल जो है इसके साथ हमने बड़ा सोतेला सलूक किया अकाउंटिंग में। सही, अकाउंटिंग ने इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में पता है क्या बोला है? पूरी आप लोगों को पता है IFRS के बारे में? सर, ये जो अकाउंटिंग के हम जितने भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज या इन फ्यूचर, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये किताब में लिखे गए हैं। सही, उस किताब का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। ये इंशाल्लाह भी इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सर ये कोई अपना शायद 3 या 3,500 पेज की बुक है, ये आपका पूरा कोर्स है अकाउंटिंग का। सही, आने वाले जो मैंने बताया था ना, टोटल 5 मरतबा अकाउंटिंग करनी है, तो उन 5 मरतबा में ये पूरी बुक कंप्लीट करनी है हमने। ठीक है, तो तैयारी कर लो, बहुत सारा पढ़ना है हमने। सही सर, अकाउंटिंग हमने जितनी भी पढ़नी है ना पूरी ज़िंदगी में, वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग इस बुक में लिखी हुई है, और हर एक नन्हे से नन्हे कॉन्सेप्ट के ऊपर इसने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि भाई एसिड इस किस्म के होते हैं, इतने टाइप के होते हैं, इतने बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इस किस्म के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये बेनिफिट आए तो ऐसे रिकॉर्ड करो, ये बेनिफिट आए तो ऐसे समराइज करो, यानी बेतहाशा चीज़ें लिखी हुई हैं। कैपिटल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड लिखा गया है, बस ये 2 लाइनें लिख के कैपिटल को साइड में कर दिया गया। क्या बोला इसने? द नेट रेजिडुअल इंटरेस्ट इन दी एंटिटी। अब इसका मतलब क्या है सर? अभी एक छोटी सी इक्वेशन पढ़ी थी हमने, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये इक्वेशन पढ़ी थी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ये बन जाएगी। क्या किया सर? लायबिलिटी उठा के दूसरी साइड पे ले गया, प्लस का साइन था, दूसरी साइड जाके माइनस हो गया। बस ये डेफिनेशन है कैपिटल की, कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उनमें से जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो माइनस करा दो, तो जो नंबर बचेगा दैट विल बी कॉल्ड योर कैपिटल। कैपिटल की कोई अकाउंटिंग नहीं सिखाई गई है हमें। सही है, सिर्फ ये लिख के बोल दिया आप एसेट की अकाउंटिंग कर लो, आप लायबिलिटी की अकाउंटिंग कर लो, दोनों के रिजल्ट्स को आपस में माइनस कर दो, कहाँ पहुंच जाओगे? कैपिटल पे पहुंच जाओगे। सही, तो एसेट को इतनी, कैपिटल को इतनी इज्जत दी गई है, बस ये चीज समझ में आती है क्या सर? नेट, नेट का मतलब क्या होता है? पहली चीज नेट का मतलब टोटल नहीं होता कभी भी। नेट का मतलब 2 चीजों को एडजस्ट करना। सही, नेट का मतलब 2 चीजों को एडजस्ट करना। अब वो एडजस्ट प्लस करके भी आ सकता है सॉरी, और वो एडजस्ट माइनस करके भी आ सकता है। सर 2 चीजों को मैं माइनस कराऊं तब भी मैं बोलूंगा कि सर इसकी नेट वैल्यू इतनी आ रही है, 2 चीजों को मैं प्लस कराऊं तब भी मैं बोलूंगा कि सर इस चीज की नेट वैल्यू इतनी आ रही है। सही, नेट का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल के तौर पे, सर मैंने ये टैबलेट खरीदा, ठीक है, टैबलेट मैंने खरीदा 10,000 रुपये का, तो परचेज प्राइस लिखूंगा 10,000 रुपये की। सही, फिर इसके बाद मैंने ये कवर इसके खरीदा, प्रोटेक्टिव कवर जो है, ये मैंने लेट से 1,000 रुपये का खरीदा। ठीक है, कितने हो गए टोटल? हैं 11,000 हुए ना बेटा, 10 और 1 11 होते हैं ना, 11 होते हैं, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा? 11,000 होते हैं। अरे यार, खाना खा के आयो कि नहीं? तो जोर से बोलो, 11,000 बनते हैं। तो सर नेट क्या बोलूंगा मैं कि भाई ये ऐसे, ये जो टैबलेट है मेरे पास, ये जो एसेट है मेरे पास, इसकी नेट वैल्यू कितनी है? 11,000। फॉर एग्जाम्पल सर मैं घर में यूज़ करने के लिए लाया, मुझे पता चला कि टैबलेट में स्पॉट है। सही, मैं दुकानदार के पास लेके गया, उसको बोला भाई पैसे वापस करो मेरे, तो उसने मुझे डिस्काउंट के तौर पे, लेट से एज्यूम करते हैं 2,000 वापस कर दिए। तो सर 10,000 का खरीदा था, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 10,000 का खरीदा था, 1,000 रुपये में मैंने कवर के लिए पे किए थे, 2,000 रुपये, अरे कहाँ चला गया, हो गई, 10,000 का मैंने खरीदा था, 1,000 रुपये मैंने मज़ीद पे किए थे, प्लस का साइन लगा दिया, और 2,000 रुपये मुझे रिसीव हुए, माइनस का साइन लगा दिया।
अब ये कितने का बचा? 9,000 रुपये का। तो सर अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी नेट वैल्यू कितनी है? 9,000 रुपये। सही है? हाँ, टैबलेट की नेट वैल्यू क्या हो गई? उल्टा हो गया। टैबलेट की नेट वैल्यू क्या हो गई? 9,000 रुपये। सही। तो नेट का मतलब क्या है? दो चीज़ों को आपस में वर्ड याद रखना, एडजस्ट करना। दो या दो से ज़्यादा चीज़। अब एडजस्ट में आप प्लस भी कर सकते हो, एडजस्ट में आप माइनस भी कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके पास कौन चीज़ें क्या मौजूद है। ये चीज़ समझ में आती है? तो सर अगेन डेफिनेशन पे हम बात कर रहे थे। डेफिनेशन ने क्या बोला? नेट रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? नहीं पता? कॉमर्स वालों आपको पता है? कॉमर्स वालों जो यूज में हो, नहीं, वो तो यूजेज कहलाता है। सर रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, जो बच गया। सही है? रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। सही। तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या बची, क्या बनी? सर बचा हुआ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट। सर एक एंटिटी के अंदर बचा हुआ बेनिफिट कैसे बचा हुआ? कि सर आपके पास जितने एसेट्स थे, आपने उससे अपनी तमाम लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी। अब जो भी कुछ आपके हाथ में बचा वो क्या है? वो आपका कैपिटल है। मुझे बताइए, ये चीज समझ में आती है? पक्का? कोई मसला यहाँ पे? सर नेट एसिड्स में, सॉरी नेट एसिड बोल रहा हूँ, कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? द नेट रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, और इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट। कि एक कंपनी के अंदर तमाम लायबिलिटीज पे करने के बाद जो भी बचा। सर वैसे बचेगा क्या? लेट से मेरे पास 1,000 रुपए के एसेट्स हैं, मेरे पास 900 रुपए की लायबिलिटीज हैं, 100 रुपए की क्या चीज बचेगी? 100 नहीं बचेगी, क्या चीज कहेंगे उसको हम? कैपिटल। बचेंगे तो एसेट्स ही ना। मतलब सर कैपिटल की डेफिनेशन असल में क्या है? कि बचे हुए एसेट्स, तमाम लायबिलिटीज पे करने के बाद जो एसेट्स बाकी रह गए वो क्या कहलाएंगे आपके? कैपिटल। रिमेनिंग एसेट्स बोल सकते हो आप इनको। सही है? अच्छा, ये रिमेनिंग एसेट्स सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, असल में ऐसा नहीं है। ठीक है? असल डेफिनेशन यही है, नेट रेजिडुअल इंटरेस्ट। सही है? समझ में आती है चीज? कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा, कोई कॉपी करना है आपने तो कॉपी कर, पीछे वाला कॉपी कर लिया था स्टार्टिंग से। चलो जल्दी, कहाँ से? यहाँ से जल्दी जल्दी कॉपी करना बेटा। हमारी क्लास कब तक है? ऑनलाइन वालों मेरे साथ हो? नीचे बढ़े। सर अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो रिकॉर्ड मतलब अपने पास लिख लेना। सही। अब मसला ये है, एक बिजनेस की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल एआरटीटी की बात करूं, एआरटीटी का टोटल स्टूडेंट टर्नओवर कितना? 3,000 स्टूडेंट्स पर बैच। ठीक है? तो दैट मीन्स 3,000 स्टूडेंट्स मुझे फीस पे करेंगे। सही। मैं 3,000 मरतबा लिखूंगा कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इन्होंने इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए। सही। ये सारी चीज़ क्या चल रही है? रिकॉर्डिंग चल रही है। फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं? कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट के इतने पैसे, मैं ब्रेक करना शुरू करूंगा कि सर ए, बी, सी और डी ने मुझे लेट से अकाउंटिंग के लिए पैसे दिए, उनको एक तरफ कर दिया। फिर ई, एफ, जी ने लेट से इकोनॉमिक्स के लिए पैसे दिए, उनको एक तरफ कर दिया। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं समराइज कर रहा हूँ। सही। फिर उसके बाद सर प्रेजेंटिंग का मतलब, सर मैं एक रिपोर्ट बना के दूंगा कि भाई टोटल कैश इतना रिसीव हुआ, उसमें पीआरसी वाल का कैश इतना है, उसमें कैफ का कैश इतना है, फाइनल का कैश इतना है। सही। ये क्या कर रहा हूँ मैं? प्रेजेंट करके रिपोर्ट प्रिंसिपल वगैरह, ओनर्स वगैरह को दे रहा हूँ। सही। ये सारा काम करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। सेट है? कैपिटल थोड़ा एक्सप्लेन कर दें बेटा। कैपिटल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी?
द नेट रेजिडुअल इंटरेस्ट इन दी एंटिटी। नेट रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब कि सर अपने तमाम लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद जो भी कुछ आपके हाथ में आया, सही, दैट विल बी कॉल्ड योर कैपिटल। ठीक है। अच्छा, मैं जो आप लोगों को सजेस्ट करूँ ना, कभी भी कैपिटल के बारे में परेशान मत होना। क्यों? कैपिटल की अकाउंटिंग है ही नहीं, वो खुद ही हो जाता है। एसेट की अकाउंटिंग कर ली, लायबिलिटी की अकाउंटिंग कर ली, कैपिटल की ऑटोमेटिक हो गई। ठीक है, कर लिया, कॉपी कर लिया बेटा। आगे बढ़े, ये डेफिनेशन भी कॉपी कर ली। ऑनलाइन वालों आगे बढ़े बेटा। अच्छा जी सर, अब ये चीज़ हटाऊँ। हमने आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है ना, इसी में खेलते रहना पूरा दिन। सर पीछे एक अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख के आया था, मैंने क्या बोला था कि भाई मेरे पास हैं एसेट्स दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सर इक्वेशन का मतलब सबको पता है, जो इक्वल हो। इक्वल मतलब मैं जितना भी इसके अंदर हेर फेर कर लूँ, जितना भी चीज़ें ऐड कर दूँ, लेस कर दूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करता रहूँ, लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। आपकी पूरी अकाउंटिंग बनी इसी के ऊपर है। ठीक है, तो सर हमने जब इक्वेशन अपनी लिखी थी पीछे वाले पेज पे, क्या लिखा था मैंने कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए के एसेट्स मौजूद हैं। इस 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये मुझे कैपिटल वालों को पे करने, कैपिटल मतलब ओनर को या इन्वेस्टर को पे करने, और कितने थे? 90,000। 90,000 रुपये मुझे लायबिलिटीज़ वालों को पे करने, यानी अपने लेंडर्स को पे करने। सर मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया कि ये मेरे पास कैश रिसीव हुआ है, सही है, ये मेरा ओनर का पेएबल है ना। 10,000 रुपये क्या है? ओनर को जो पैसे मुझे वापस करने। और अच्छा, मुझे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास कैश है, ये मुझे वापस करने, ये मुझे कौन है? बिजनेस। बहुत अच्छे सर, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कौन मेंटेन कर रहा है अपने पास? बिजनेस कर रहा है। बिजनेस क्या बोल रहा है? मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश आया है, ये 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये मुझे ओनर कौन? ये बंदा जिसने बिजनेस शुरू करने का सोचा था, 10,000 रुपये मुझे इसने पे किए, और 90,000 रुपये मैंने लेंडर से लिए, क्योंकि मेरे पास खुद इतना पैसा मौजूद नहीं था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये लायबिलिटी कौन से टाइप की है? लोन। मुझे बताओ, यहाँ पे एक कहानी मुझे और समझ में आती है क्या, कि सर बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हो गए। बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हो गए। हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के लिए। सर याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट हमने आगे भी जाके पढ़ना है दोबारा से। सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है? द ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल पर्सन। यानी लॉ की नज़र में बिजनेस एक अलग बंदा है, भले से जिंदा नहीं है, सांस नहीं लेता, लेकिन बिजनेस एक अलग बंदा है, केपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन डिसीजंस। और इंसान जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो एक अलग बंदा है। तो जब दो अलग अलग बंदे मौजूद हैं, तो दोनों की अकाउंटिंग भी अलग अलग हो रही होगी। सही, ये चीज़ समझ में आती है? ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन कवर हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ? सर अब बिजनेस तो मुझे कवर करना है, बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, बिजनेस किसका कर रहा हूँ? लेट से जूतों का बिजनेस कर रहा हूँ, जूते खरीद के आगे बेचने हैं मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने एक शेल्फ खरीदा। शेल्फ मेरे लिए क्या होगा? एसेट होगा, पक्का। शेल्फ अज्यूम करता हूँ मैंने 1,000 तो नहीं, चलो 5,000 रुपये का खरीदा। मुझे बताइए इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? कैपिटल बढ़ेगा, एसेट बढ़ेंगे, कैश बढ़ेगा, कैश कम होगा। तो सर मैंने बोला कि भाई कैश कम होके कितना हो गया? 5,000 कम हो गया। 5,000 कम होके कितना हो गया? 95,000 हो गया। ऐसा। और क्या चीज़ चेंज होनी थी? कैपिटल बढ़ना था। तो मैंने बोला कि भाई ओनर का पेबल मेरे पास कितना? 15,000 हो गया। अच्छा, और लोन कितना रहा? लोन कितना हुआ? ये वैसे का वैसे ही लिख दिया मैंने। सर ये चीज़ मैंने आपसे पूछ के लिखी है, इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है। ठीक है जी बेटा। 5,000 से नीचे होगा, यानी 5,000 से कम हो जाएगा, तो ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं?
मुझे बताओ, ओनर ने मुझे 10,000 रुपये दिए, मुझे कौन? बिजनेस, ठीक है। ओनर ने मुझे 10,000 रुपये दिए, मैं वो 10,000 रुपये लेके 10 में से लेट से 5,000 रुपये लेके मार्केट गया, एक शेल्फ खरीद के ले आया। अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि शेल्फ मेरे लिए क्या है? कहाँ है? नजर आ रहा है कहीं इक्वेशन में? अभी हमने क्या बोला था सर, ये इक्वेशन हमारी कंपनी की सिचुएशन को प्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पे मुझे एसेट तो नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ओनर ने मुझे 10,000 रुपये पे किए थे, अब मैं उसको 5,000 वापस करूंगा, ऐसा क्यों भाई? उसने क्या नुकसान कर दिया ऐसा हमारा? एक तो बेचारा पैसा लेके आ रहा है। सर, ओनर ने जो हमें पैसे दिए उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो 10,000 तो वैसे ही रहे ना। ओनर ने जो मुझे 10,000 रुपये दिए उससे मैंने कुछ किया अभी तक? सही। सर, ये 95,000 किसका है? ये 95,000 तो मेरा है ना। ओनर के लिए जितना 10,000 का पे बिल मेरा क्रिएट हुआ था वो अभी भी उतना ही मौजूद है। लोन के लिए जो मैंने 90,000 रुपये पे किए थे वो अभी भी उतना ही मौजूद है। सर, हुआ क्या, मेरे पास एक शेल्फ को मैं फर्नीचर बोल सकता हूँ? सर, मेरे पास एक फर्नीचर आ गया 5,000 रुपये का। मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुई? यहाँ पे टोटल कितना? 1,00,000। यहाँ पे टोटल कितना? 10,000 प्लस 90,000, 1,00,000। क्या इक्वेशन मैच चल रही है मेरी? पक्का? फिर आगे बढ़ते हैं। सर, मैंने फर्नीचर तो लिया, यानी शेल्फ खरीद के लाया, रखूँगा, तो रखने के लिए अब मुझे एक दुकान चाहिए। लेट से मैंने 20,000 रुपये की एक दुकान खरीदी। अब बताइए इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे? चलिए मैं एक एक करके एसेट लिखता हूँ। सर, कैश कितना लिखूँ? कैश 95,000 था, मैंने 20,000 रुपये की बिल्डिंग खरीद ली, 75,000 लिख दूँ यहाँ पे। फर्नीचर कितना था? 5,000 का था, वो वैसे का वैसे ही लिखा रहा। और एक शॉप या बिल्डिंग के तौर पे एक एसेट नया ले आऊँ मैं अपने पास, कितने का? 20,000 का। अच्छा, इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे सर ये ओनर आज भी वैसे ही मौजूद है 10,000 रुपये का, और ये लोन आज भी वैसे ही मौजूद है 90,000 रुपये का। टोटल इस तरफ बताइए कितना बनता है? 1,00,000। और ओनर का यहाँ पे कितना? 10,000 वैसे ही और 90,000 वैसे ही। क्या इक्वेशन मैच है हमारी? अच्छा, जहन में सवाल आएगा कि क्या ये हमेशा 1,00,000 रहेगा टोटल? नहीं सर, ये टोटल हमारे चेंज होंगे कब? जब हम लायबिलिटीज़ पे करें, जब हम प्रॉफिट्स कमाना शुरू करें। मुझे ये बताइएगा कोई कि बिज़नेस के जो, अच्छा अकाउंटिंग वाले बराए मेहरबानी खामोश रहें। मुझे सवाल है इंजीनियरिंग वगैरह वालों से कि अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट पे किसका हक होता है? ओनर का हक होता है। भाई कारोबार अगर लेट से सर अहमद रज़ा मीर ने ये ARTT इंस्टीट्यूट बनाया, तो इस ARTT जो भी पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर किसका राइट है? ओनर का। प्रॉफिट जितना भी पैसा कमाएगा ARTT वो सारा सर अहमद रज़ा का ही होगा ना। सही। तो एक चीज़ मुझे ये समझ में आती है कि सर कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगी वो कहाँ ऐड होगा? वो ओनर के अंदर ऐड होगा। ये चीज़ समझ में आती है सबको? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, मैंने बिज़नेस किस चीज़ के लिए बनाया था? क्या कर रहा था मैं? जूते बेच रहा था ना। तो सर मैंने अपने लिए जूते खरीद लिए जो आगे मैं ट्रेड करूँगा। अज्यूम करता हूँ सर 15,000 रुपये के जूते खरीदे। जूते मेरे लिए क्या कहलाएंगे? एसेट कहलाएंगे। सर इस एसेट को कहते क्या है हम? मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, हम इन्वेंट्री का नाम लेके आगे बढ़ेंगे। सही है। तो सर मैंने 15,000 रुपये के जूते खरीदे ट्रेड करने के लिए, तो क्या चेंज आएगा मेरे पास? कैश में कोई चेंज आने? कितना हो जाएगा? 60,000। सर फिर उसके बाद फर्नीचर में कोई चेंज आना है? वैसा ही रहेगा। सर बिल्डिंग में कोई चेंज आना है? 20,000 का। एक नया एसेट में शो करूंगा, दैट विल बी कॉल्ड इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री क्या है? हर वो एसेट जो आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज करते हो, बिजनेस की ट्रेडिंग, बिजनेस रन करने के लिए यूज करते हो, जो बेसिकली आपका कोर बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल जूते खरीदने का बिजनेस अगर मेरा है तो जूते मेरे लिए इन्वेंट्री। सर कुछ जूते वो भी होंगे जो मैं खुद भी पहनूंगा ना, नंगे पैर तो मैं भी नहीं घूमूंगा।
तो क्या वो वाले जूते भी एसेट के लिए इन्वेंट्री कहलाएंगे? नो सर, इन्वेंट्री कौन सा वाला है? जो मैंने खरीद के आगे बेचना है, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री कितनी? 15,000 की हमने खरीदी थी। 15,000 रुपये की मैंने इन्वेंट्री खरीद ली। टोटल इस तरफ भी हो गया कितने का? 1,00,000 रुपये का। दूसरी तरफ अभी भी सारी कहानी वैसी खड़ी हुई है। ओनर 10,000 रुपये प्लस लोन 90,000 रुपये। यहाँ तक कोई मसला? सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? कोई सवाल? अब थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू होती है कि सर मैंने क्या किया, जो इन्वेंट्री ख़रीदी थी 15,000 रुपये की, जो इन्वेंट्री ख़रीदी थी 15,000 रुपये की, वो मैंने बेच दी 20,000 रुपये की। यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ, इन्वेंट्री वॉज सोल्ड फॉर 25,000। चलो भाई, इन्वेंट्री मैंने बेच दी कितने की? 25,000 रुपये की। अब बताइए क्या कहानियाँ चेंज होंगी? सबसे पहली चीज़, कैश के पास आता हूँ। कैश में ऐड कराऊँ कितने? तो टोटल बनेगा 85,000 से कैश बढ़ गया। सर फर्नीचर वैसे ही रहा और बिल्डिंग भी वैसे ही रही। इन्वेंट्री गायब ही हो गई, अब तो नहीं बचा ना कुछ, तो 20,000 वैसे ही आ गया। टोटल कितना हो गया? 110,000। ऐसा इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे चलें, सॉरी राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले आए हमारे ओनर साहब। ओनर के पास थे कितने? 10,000 रुपये पे बिल। अभी अभी हमने क्या डिसाइड किया कि सर एक कंपनी, एक बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है उसके ऊपर किसका हक होता है? ओनर का। तो अभी का हमने प्रॉफिट कमाया कितने का? 10,000 रुपये का। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रॉफिट 10,000 रुपये, सही। प्लस अच्छा दूसरी साइड पे कौन? लोन वैसी है अभी आज तक 90,000। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ टोटल बनेगा 20,000 और यहाँ टोटल बनेगा 90,000। 90 और 20 1,10,000 होते हैं। मुझे बताइए क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में ये पांचवी वाली एंट्री समझ में आई? पक्का? फिर से एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं। सर हमने क्या किया, 15,000 रुपये की जो इन्वेंट्री यहाँ पे ख़रीदी थी वो हमने बेच दी कितने की? 25,000 रुपये की। अब एक आम मुंशी की नज़र से सोचो, एक नॉर्मल परचून की दुकान चलाने वाले की नज़र से सोचो, 15,000 की एक चीज़ खरीदी, 25,000 रुपये की बेच दी, 10,000 रुपये कमा ली मैंने, है ना? सीधी सादी हिसाब किताब। तो सर जो 25,000 रुपये मैंने बेच के पैसे रिसीव किए वो कैश में ऐड हो गए। तो 60,000 में 25,000 ऐड किए, 85,000 बन गया। ठीक है, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, इन दोनों की अमाउंट्स वही ऊपर से सीधी सीधी कॉपी करके लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या चेंज आया कि सर 15,000 रुपये की इन्वेंट्री मौजूद थी, अब खत्म, जीरो हो गई। सही, तो इन्वेंट्री का कॉलम ही मैंने यहाँ से गायब करा दिया। ठीक है, ये हो गई मेरी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई 1,10,000 रुपये की। इक्वेशन का मतलब क्या है? दोनों साइड सेम होनी चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में भी 1,10,000 रुपये नजर आने चाहिए मुझे। ठीक है, तो सर ओनर के पास गया सॉरी, ओनर को मैंने लिखा कि भाई 10,000 रुपये आपके पेबिल थे टोटल में शुरू में, सही, और अभी हमने 10,000 रुपये का प्रॉफिट मजीद कमा लिया, तो वो 10,000 रुपये भी आप अपने पास ऐड करा लीजिए। ठीक है, तो टोटल ओनर को पेबिल अब कितना हो चुका है? मतलब सर जब मैं ये बिजनेस बंद करके जाऊंगा तो ओनर की जेब में कितने पैसे होंगे? 20,000 रुपये। सही है। अच्छा, लोन की 90,000 की अमाउंट वैसी नजर आ रही है, समझ में आती है चीज? सर ये 5 ट्रांजैक्शन जरा अपने पास नोट कर लें आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये आपकी बैच की पहली बिल्कुल इनिशियल क्लास है ना? इससे पहले अभी तक और कोई किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी क्लास नहीं हुई है? पहली क्लास नहीं हुई है। ये मेरा अकाउंटिंग का दूसरा बैच है। पीआरसी की अकाउंटिंग का ये मेरा दूसरा बैच है। पहला बैच पिछले महीने शुरू किया था। आगे की अकाउंटिंग मैंने बहुत पढ़ाई है। FAR 1 इंशाल्लाह आगे आप लोग आगे पढ़ोगे, FAR 2 वो मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये वाली अकाउंटिंग पहली बार यानी दूसरा बैच शुरू किया मैंने पढ़ाना, और ये टॉपिक पहली मरतबा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पिछले वाला बैच मुझे बीच से मिला था। कर लिया बेटा? कॉपी कर लिया? कल मैं कॉपी कर लूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ भाई मैं अभी से बता रहा हूँ, आज पहली क्लास है, अभी से बता रहा हूँ, हमारी क्लासेस सुबह हुआ करेंगी। सही है? सुबह 9 बजे, क्योंकि मुझे 11 बजे फम पहुँचना होता है। सही? तो सुबह 9 बजे डेली क्लास हुआ, डेली तो नहीं, खैर शुरू शुरू में थोड़ा सा आप लोगों को पानी पिलाया जाएगा हलाल करने से पहले। तो हफ्ते में 3 क्लासेस हुआ करेंगी। फिर आगे जाएंगे जैसे जैसे, तो सर हफ्ते के 7 में से 7 दिन क्लास हो रही होगी। हाँ, क्या इतवार भाई? तुम्हारी ज़िंदगी में अब इतवार जुम्मा हफ्ता कुछ नहीं बचा है, सब ख़त्म हो गया। सही है? मैं पिछले 5 साल से ACC अपना क्या कहते हैं इस फील्ड में मौजूद हूँ, मुझे एक भी इतवार नहीं मिला आज तक। कुछ ना कुछ काम, या तो फम का या ARTT का, कहीं या पढ़ाई, कुछ ना कुछ लाजमी रहता है साथ। सही? तो आज से तुम्हारा इतवार ख़त्म, पढ़ाई करनी है बस। नहीं बेटा, बिजनेस एंड ओनर कभी भी एक नहीं हो सकते। लॉ की नज़र में, अकाउंटिंग की नज़र में, दोनों की नज़र में बिजनेस इज़ अ सेपरेट पर्सन, ओनर इज़ अ सेपरेट पर्सन। तो मतलब अगर ओनर अपनी अकाउंटिंग कर रहा हो, फॉर एग्जांपल ओनर अपनी अकाउंटिंग कर रहा हो, तो ओनर की अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरीके की नज़र आनी चाहिए मेरे हिसाब से कि सर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे अगर मैं खड़ा हूँ, मैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे बोल रहा हूँ कि मुझे ओनर को 20,000 रुपये पे करने हैं, है ना? यही अकाउंटिंग अगर ओनर अपनी तरफ करे तो वो क्या बोलेगा? बहुत अच्छे सर, मुझे 20,000 रुपये इस बिजनेस से रिसीव करने। सही है? तो ओनर की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग चला करेगी और बिजनेस की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग चल रही होगी। सही है? और कोई मसला बेटा? ओप्पो A5s बढ़े बेटा, आगे बढ़े, हो गया कॉपी? सर बचपन से एक चीज़ हमने पढ़ी, ये सबको यानी पता ही होती है कि प्रॉफिट क्या होता है। नहीं होता तो मुनाफा है, आता कैसे? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, एक अगर इक्वेशन आपसे पूछूं, व्हाट इज प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा ना। सेलिंग प्राइस को मैं बोल दूं इनकम माइनस एक्सपेंस। क्या हमें इनकम पता है क्या होती है? आमदनी, बहुत अच्छे, बेहतरीन। क्या हमें एक्सपेंस पता है? खर्चा, बहुत अच्छे। तो सर मुझे ये बताइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई अगर कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है, अगर कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है, वो प्रॉफिट किसका हक होता है? ओनर का। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि सर 2 टुकड़ों में बांट दूं कि सर कंपनी जब कोई इनकम कमाएगी वो प्रॉफिट के, सॉरी इनकम किसके होगी? ओनर की होगी। और कंपनी जब कोई खर्चा करेगी तो वो किसका होगा? वो भी ओनर का होगा। दैट मीन्स सॉरी, ये प्रॉफिट को मैं 2 टुकड़ों में प्रेजेंट किया करूंगा हमेशा। सही, यहां पे लिख भी देता हूं, ये प्रॉफिट मैं 2 टुकड़ों में प्रेजेंट किया करूंगा। एक टुकड़ा इसका क्या कहलाएगा? इनकम। और एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। सर अक्सर ऐसा होगा कि सिर्फ एक्सपेंस है, उसका कोई इनकम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं दुकान पे बैठा हुआ, मैंने एक चाय मंगवा ली, इसका कोई इनकम है इसके रिलेटेड? नहीं है ना। लेकिन चाय है तो एक एक्सपेंस।
एक्सपेंस है ना मेरे लिए, क्योंकि मैंने पैसे पे किया, खर्चा किया थोड़ा सा। तो मुझे ये बताओ ये खर्चा कहाँ नज़र आना चाहिए? एक्सपेंस नज़र कहाँ आना चाहिए? सॉरी, ओनर के हिस्से में नज़र आना चाहिए, सही। सॉरी। सिमिलरली लेट से बैठे बैठे मुझे कोई इनकम हो गई, जैसे बैठे बैठे तो खैर कोई भी इनकम नहीं होती, कुछ ना कुछ करना पड़ता है इनकम के लिए। यार कोई इनकम की एग्जांपल तो जो बैठे बैठे हो जाए। चलो कार रेंट पे दे दी, बेहतरीन सर, उसका रेंट मेरे पास आ गया, सही। इनकम है, मेरा कोई खर्चा नहीं है, गाड़ी मैंने दी भी है, भाई तुम चलाते रहो, जो करना है करो उसका, सही। तो वो इनकम आई, वो भी कहाँ नज़र आ रही होगी? ओनर के पास नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो सर अब मैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखता हूँ आपके सामने। ट्रांजैक्शन नंबर 6, कंपनी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 12,000। सर अब मुझे ज़रा बताइए ये वाला पोर्शन जो आपके सामने मैंने रखा, ये इक्वेशन में कैसे नज़र आएगा? सबसे पहली चीज़ राइट लेफ्ट हैंड साइड पे चलें, कैश। सर पहली वाली इक्वेशन में हमारे पास 85,000 का कैश था, अभी मैंने क्या किया, 12,000 रुपये पे कर दी एज इलेक्ट्रिसिटी बिल। पहली चीज़ तो ये बताओ क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए खर्चा है? यस सर, मेरे लिए खर्चा है, बिल्कुल। बताइए क्या चेंज आएगा कैश में? कितना? 73 हो जाएगा। 73,000 का कैश लिखा आ गया। फिर बाकी सारी चीज़ें वैसी लिख दूँ। फर्नीचर मेरा 5,000 का था, बिल्डिंग मेरी 20,000 की थी, और तो कोई चीज़ नहीं थी। टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 98,000। फिर उसके बाद ओनर की तरफ गया मैंने बोला भाई आपको टोटल कितने पे बिल थे? टोटल कितने पे बिल थे? 20,000 रुपये। 20,000 लिख दिए। अब इस 20,000 में से वक्त आ गया है कि आप एक्सपेंस के तौर पे कितने पैसे पे करें? 12,000 रुपये पे कर दें। तो सर मैंने इसको ब्रैकेट में करके लिखा। अकाउंटिंग वालों को मसला नहीं होगा, इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों को बता दूं कि भाई हम लोग अभी तक जितने जब भी मैथ्स वगैरह सॉल्व करते थे, प्लस करने के लिए प्लस का साइन लगाते थे, माइनस करने के लिए माइनस का साइन लगाते थे। अकाउंटिंग की दुनिया में माइनस का साइन नहीं है, सही। उसकी जगह क्या है सर? ये जो राउंड ब्रैकेट्स मैंने लगाए ना, ये है। तो जब भी आपका पास इस तरीके से नंबर लिखा हो जो ब्रैकेट्स के अंदर कवर हुआ हो, दैट मीन्स इस नंबर को क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। कोई मसला है यहाँ पे? तो मुझे बताइए अब ओनर का पे बिल कितना बचता है? 8,000, बहुत अच्छे। और सर लोन 90,000 का आज तक वैसे ही चलता आ रहा है। मुझे बताइए ये कहानी समझ में आती है? कोई मसला? अच्छा मुझे ये बताओ इंटरेस्ट पता है क्या होता है? सूद। इंटरेस्ट, सूद का इंग्लिश में नाम क्या होता है? इंटरेस्ट, ठीक है। किसको पे करते हैं? लेंडर को। सर मैं जिससे लोन पे पैसे लेता हूँ उसको उसका ओरिजिनल पैसा भी वापस करता हूँ और थोड़ा सा प्रॉफिट भी उसको पे करता हूँ। अपना इस्लामिक बैंकिंग की नज़र में प्रॉफिट कहलाता है, वो असल में वो होता सूद ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मैं अभी बता दूँ इस्लामिक बैंकिंग और नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अल्फा वो सिनोनियम्स का वर्ड पता होगा आप लोगों को, एक ही चीज़ के मल्टीपल जो नाम होते हैं वही चीज़ है, ठीक है। नहीं इस्लामिक सूद बोल लो उसको बस, और कोई चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। हलाल बेटा सूद हलाल नहीं हो सकता, सॉरी। तो ये कभी मत मांगना, सूद हलाल नहीं हो सकता, भले वो आपको जितनी टोपियाँ पहनाए जितनी पट्टियाँ पहनाए, सूद हलाल नहीं है कभी भी, ठीक है। तो सर ये भी याद रखना सर, हम सबको ये हदीस पता होगी, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद का हिसाब किताब रखने वाला जहन्नुमी है। सर सूद पढ़ाने वाला, सूद पढ़ने वाला जहन्नुमी नहीं है, ठीक है। हदीस में ये भी कहीं पे मौजूद नहीं है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सेफ चल रहे हैं इस मामले में। अच्छा जी सर यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 90,000। सर अब थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए, क्योंकि अब बेसिक बेसिक चीज़ें बहुत हो गई, मैंने क्या किया, जिस बंदे से लोन लिया था, बंदा मीन्स जिस बैंक से मैंने लोन लिया था 90,000 रुपये का, अज्यूम कर रहा हूँ मैंने उसको लोन ऑफ 10,000 पेड बैक along with interest
ऑफ लेट से ₹2000। मुझे ये बताइए, ये 10,000 रुपये का तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। सही, मैं क्या करूंगा सर, कैश में से 10,000 माइनस हो जाएगा और लोन में से 10,000 माइनस हो जाएगा, इसका तो कोई मसला नहीं है। ये 2,000 जो है इंटरेस्ट, ये मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। बहुत अच्छे। तो सर एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है, ओनर से माइनस होता है। तो बताइए ज़रा इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे। कैश मेरा कितना आया, 73,000 का। फर्नीचर, ओह सॉरी 73 नहीं होगा ना, 61 हो जाएगा ना, 61 हो जाएगा ना, 12,000 माइनस होगा ना, 10,000 लोन के और 2,000 इंटरेस्ट के। सही है, 61,000 माइनस हुआ। फर्नीचर में 5,000 आया। फिर उसके बाद बिल्डिंग कितने की, 20,000 रुपये की। टोटल कितना हो गया बेटा, 86,000 इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे सर ओनर को हमें कितने पे करने थे, 8,000 पे करने थे। सर इन अगेन एक नया एक्सपेंस आया 2,000 रुपये का। तो मेरे पास ओनर का पेबिल कितना बचा होगा अब, 6,000 रुपये। प्लस लोन कितना बाकी बचा होगा सर, 80,000 रुपये का। टोटल कितना, 80,000। क्या बराबर हो रहा है, 86,000 बराबर हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। अच्छा दूसरी चीज़ जो अकाउंटिंग वाले अगेन उनको ये चीज़ पता होगी, इंजीनियरिंग वालों को बता दूं कि सर जब भी हम किसी नंबर का टोटल लिखते हैं तो उसके एंड में ये 2 लाइनें बनाते हैं। सही, यहाँ ये 2 लाइनों का मतलब है कि यहाँ पे कैलकुलेशन मुकम्मल हो गई। सही, अब कोई नई कैलकुलेशन आगे स्टार्ट होगी। सही है, ये चीज़ समझ में आती है। चलो इसको भी कॉपी, पीछे वाला तो कर लिया था ना, यहाँ से कॉपी कर लो जल्दी से। मेरे ख्याल से पहली क्लास के लिए इतना काफ़ी है, या और पढ़ें आगे, और पढ़ लेते हैं। चलो मैं आगे का आप लोगों को सिनेरियो बताता हूँ कि भाई हमारी क्लासेस हैं, हमारे पास टोटल मिला के इस कोर्स में चैप्टर हैं 10। सही, जिसमें से 3 सिर्फ चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कराने में लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स हैं उसमें। सही, अकाउंटिंग की पूरी दुनिया टोटल मिला के 8 कॉन्सेप्ट पे बनी है। सही, 8 में पहला कॉन्सेप्ट ये आपके सामने था, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, इसी को थोड़ा सा हम आगे जाके मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास आएगी क्या कहते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज, और उसको थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास बनेंगे अकाउंटिंग लेजर्स। ये 3 बेसिक्स हैं। फिर इनको सपोर्ट करने के लिए 5 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आज आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अगर इन 8 में से कोई एक कॉन्सेप्ट में भी आपको मसला हुआ, फ्यूचर की अकाउंटिंग पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब तक ये 8 कॉन्सेप्ट्स आपको समझ ना आ जाएं, मुझे आगे ना बढ़ने देना। सही है, पहला कॉन्सेप्ट मैंने आज कराया, दूसरा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, सॉरी अकाउंटिंग एंट्रीज का। सही है, जब तक ये 8 कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में अच्छे तरीके से ना आ जाए, सर इनके ऊपर आपका हाथ सेट ना हो जाए, मुझे आगे ना जाने देना, क्योंकि आगे जाने का फ़ायदा नहीं है, आगे एंड तक कोई अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी। पूरी की पूरी अकाउंटिंग अगेन सिर्फ 8 कॉन्सेप्ट से बनी हुई है। अकाउंटिंग वाले सोच रहे होंगे कि सर बाकी के 5 कौन से हैं, बाकी के 5 है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, इस तरीके की चीज़ें शायद आप लोगों ने पढ़ी हूँ, मुझे याद नहीं अकाउंटिंग इक्वेशन ये नीचे के लेवल में है या नहीं। ये 5 बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, उसमें मसला नहीं है, मसला है इन 3 कॉन्सेप्ट में जो हमने कल और उसकी अगली वाली क्लास में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगेन जब तक ये 3 और ये 5 थ्योरेटिकल मिला के टोटल 8 कॉन्सेप्ट कंप्लीट ना हो जाए, मुझे आगे ना जाने देना। सही, जितना मसला हो, एक नन्ना सा डॉट भी समझ ना आ रहा हो मुझसे पूछना, मुझे कोई इशू नहीं है। 1000 बार पूछोगे वही वाला जवाब मैं 1000 बार बताऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ सर ये मेरा नंबर है, ये आप लोग अभी इंशाल्लाह कुछ टाइम में ग्रुप पे ऐड हो जाओगे। ये मेरा नंबर है सर, रात के 2 बजे से पहले पहले सुबह 8 बजे के बाद। सही, मैं 2 बजे क्योंकि सो जाता हूँ, सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ। सही, इस टाइम में जब भी आपको अकाउंटिंग में कहीं पे भी मसला हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ सर, मेरा इमीडिएट रिप्लाई बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि मैं अगर व्हाट्सएप आप लोगों को दिखाऊँ, दिन के मुझे कोई 1400-1500 मैसेज आते हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है, आगे FAR 1 भी है, आगे FAR 2 भी है, ऑडिट भी है, डेली सबके कोई ना कोई क्वेरीज, कोई ना कोई सवाल आता रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप लोग फंसो, कभी भी प्रैक्टिस वगैरह करने में, सवाल वगैरह करने में, कहीं पे भी फंसो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो, आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप करो। एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी सर एक मैसेज में पूरा टाइप कर देना,
कुछ हमारे पास होते हैं हेलो सर, एक सवाल नहीं भाई, ये एक मैसेज में पूरा लिख दूँ, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है सही, लेकिन बराए मेहरबानी एक मैसेज करना, वरना मोबाइल बार बार टंग 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 बजता रहता है। ठीक है, ये नंबर आप मेरा नोट कर लो। अभी हम लोग इंशाल्लाह अकाउंटिंग सॉरी सब्जेक्ट के ग्रुप्स भी बन जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी अपने क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है सर, यहाँ तक के लिए हम आज की अपनी क्लास को रखते हैं। मुझे ये बताइए, आज की क्लास में किसी को कोई मसला? सारी चीज़ें समझ में आती हैं? स्पेशली मैं पूछ रहा हूँ इंजीनियरिंग और मेडिकल के बैकग्राउंड वालों से, उनको ये तमाम चीज़ें समझ में आती हैं जो आज हमने पढ़ी? कोई मसला यहाँ तक? ऑनलाइन वालों बेटा, ऑनलाइन वालों कोई मसला? सारी चीज़ें समझ में आई?